स्वागत है आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। ताजनगरी में रहस्यमयी बुखार का कहर। सरकारी अस्पतालों से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में लोगों की लगी भीड़। रहस्यमयी बुखार की जद में आए सबसे ज्यादा मासूम बच्चे। सांसद के साथ बदसलूकी मारपीट किए जाने को लेकर कांग्रेसियों में खासा उबाल। मंगलवार को जिला मुख्यालय पर दर्जनों कांग्रेसियों ने योगी मुर्दाबाद के लगाए नारे। कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन आगरा को सौंपा ज्ञापन की कार्यवाही की मांग। सांसद रामशंकर कठेरिया हुए कोर्ट में पेश। 2009 में प्रदर्शन के दौरान रोकी थी ट्रेन। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर हुआ था प्रदर्शन। एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए सांसद कठेरिया। 30,000 के निजी मुचलके पर मिली जमानत। आगरा ग्वालियर रोड स्थित गांव एटोरा पर 2 ट्रक आपस में टकरा जाने से लगी भीषण आग। दोनों ट्रक धुंधु कर जलने लगे। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और थाना मलपुरा पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से परेड पब्लिक स्कूल में अंतर विद्यालय बाल कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। आगरा शहर के सीबीएसई तथा आईसीएसई के 27 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने लिया भाग। श्री अग्रवाल महासभा भवन बरकेश्वर में चल रहा है पितृ महोत्सव। निर्मल असहाय लोगों को कराया जा रहा है सामूहिक भोज। पिछले 4 सालों से अनवरत चल रहा है महोत्सव। आगरा के नीवरी गांव में तालाब में डूबते बेटे को बचाने में गई पिता की जान। पिता की मौत से परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना डॉकी क्षेत्र के गांव नीवरी का मामला। आगरा ग्वालियर रोड स्थित गांव बाग पर सशस्त्र सीमा बल की साइकिल यात्रा का हुआ संस्कार। पब्लिक स्कूल में जोरदार स्वागत। आजादी के 75वें उत्सव को अर्धसैनिक बल अमृत उत्सव के रूप में मना रहे हैं। पिनाहट पहुंचे आगरा जिलाधिकारी। सीएचसी केंद्र ब्लॉक परिसर का किया निरीक्षण। फैल रहे वायरल बुखार को रोकने की तैयारियों का जायजा लेकर अधीनस्थों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सांसद के साथ बदसलूकी मारपीट किए जाने को लेकर कांग्रेसियों में खासा उबाल देखा जा रहा है। मंगलवार को जिला मुख्यालय पर दर्जनों कांग्रेसियों ने योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाकर जंगी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन आगरा को एक ज्ञापन सौंपा। सांसद के साथ बदसलूकी मारपीट किए जाने को लेकर कांग्रेसियों में खासा उबाल देखा जा रहा है। मंगलवार को जिला मुख्यालय पर दर्जनों कांग्रेसियों ने योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाकर जंगी प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों के इस प्रदर्शन से पूरा जिला मुख्यालय नारों से गूंज उठा। प्रदर्शन करने वाले कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन आगरा को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेसियों ने जिला प्रशासन आगरा से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष रूप से जांच कराई जाए। झूठे मुकदमे जो दर्ज किए हैं योगी सरकार ने, योगी सरकार का बंडल बनने वाला कुछ दिन में, मगर ये अपनी गुंडागर्दी से बाज नहीं आ रहे। जितने भी बीजेपी के सांसद या विधायक हैं खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। लिहाजा कांग्रेस कार्यकर्ता जो है इनकी गुंडागर्दी को चलने नहीं देगा और इस सरकार के विरुद्ध जो है सड़कों पर निकलकर आंदोलन छेड़ेगा। जनता पूरी त्रस्त हो चुकी है बीजेपी से। कहीं महंगाई है, कहीं गुंडागर्दी है, बलात्कार, कत्लेआम हो रहा है। लिहाजा हम कांग्रेस के लोग जो है आह्वान करते हैं कि अगर ये बंद नहीं किया गया और योगी ने जो है इस्तीफा नहीं दिया तुरंत, तो हम जो है सड़कों पे आके इसका सख्त विरोध करेंगे। कांग्रेस के मेहनत कार्यक्रम हुआ है, क्या कहना चाहिए? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में ज्ञापन के माध्यम से और आपके माध्यम से हम सरकार को जगाना चाहते हैं कि अब तक ये तो पहला मुकदमा आपकी नज़र में जिसका हम विरोध कर रहे हैं। अब तक 200 से ज़्यादा मुकदमे में कांग्रेसी जेल जा चुके हैं, जिसमें हमारे लल्लू जी को 3 महीने 4 महीने की अलग अलग धाराओं में जेल पहले भेजा जा चुका है। लेकिन जो सांसद की पिटाई हुई है वो जनता ने पिटाई की है। कहीं पे भी वीडियो वहाँ पे वायरल ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें मोना मैडम या हमारे प्रमोद तिवारी जी पूर्व सांसद उसमें कहीं पे दिखाए गए हों। लेकिन
उंगली उन्हीं की तरफ उठाई जाती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारियों की तरफ उठाई जाती है। लेकिन जनता की आवाज़ को ये लोग दबा नहीं सकते। कांग्रेस जनता के साथ में है और आगे भी अगर कोई लड़ाई लड़नी होगी तो हम सड़कों पर लड़ेंगे और मुकदमे अगर इन लोगों ने वापस नहीं लिए तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता आपके सड़कों पे आंदोलन करेगा और उसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की और शासन प्रशासन की होगी। आगरा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने वाले कांग्रेसियों ने प्रदेश और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का कहना है कि प्रदेश और केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेसियों पर जुल्म ढा रही है। कांग्रेसी नेताओं ने साफ कर दिया है कि अगर इस प्रकरण पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हुआ तो कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर उग्र आंदोलन करेगी। किस तरह का ये प्रकरण हुआ है जो भ्रष्टाचार की गई और मुकदमे लगाए गए? देखिए, जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है और प्रदेश में योगी सरकार आई है, पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। चाहे वो पत्रकार हो, अपनी आवाज को निष्पक्ष दिखाना चाहेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसका दैनिक भास्कर का उदाहरण आपके सामने है। चाहे वो जज लोया हो, उसकी हत्या इनके द्वारा करा दी, वो आपके सामने है। चाहे वो आईजी अमिताभ ठाकुर हो, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे लगाकर उनको जेल भेज दिया गया। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी, आराधना मिश्रा मोना जी के खिलाफ जो फर्जी मुकदमा लिखाया गया है, क्योंकि वीडियो में कहीं भी झगड़े के समय उनका कोई रोल नहीं है। ये केवल मतलब विरोधी दल होने के नाते मोदी योगी पे कोई योजना इस समय बची नहीं है। अभी आपने देखा अखाड़ा परिषद के महंत की जो हत्या हुई है, स्पष्ट हो चुका है, ये तो हत्या हुई है। ये चुनाव से पहले जरूर हत्याओं का दौर इस प्रदेश और देश में चलता है, वो शुरुआत हो गई है। जिला प्रशासन ने कांग्रेस नेताओं के इस प्रतिनिधि मंडल का ज्ञापन ले लिया और कांग्रेस नेताओं को आश्वासन दिया है कि इस ज्ञापन को शासन तक भेजकर उनकी मांगों को शासन के सामने रखने का प्रयास किया जाएगा। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से तथा छात्रों की रचनात्मक प्रतिभा के प्रोत्साहन हेतु हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल के द्वारा अंतरविद्यालय बाल कवि सम्मेलन का आयोजन मंगलवार को अत्यंत हर्ष तथा उल्लास के साथ किया गया, जिसमें आगरा शहर के सीबीएसई तथा आईसीएसई के 27 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से तथा छात्रों की रचनात्मक प्रतिभा के प्रोत्साहन हेतु हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल के द्वारा अंतरविद्यालय बाल कवि सम्मेलन का आयोजन मंगलवार को अत्यंत हर्ष तथा उल्लास के साथ किया गया, जिसमें आगरा शहर के सीबीएसई तथा आईसीएसई के 27 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बाल कवि सम्मेलन 2 वर्गों में आयोजित किया गया। कनिष्ठ वर्ग में कक्षा 6 से 8 तक के तथा वरिष्ठ वर्ग में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं ने बाल कवि सम्मेलन में प्रतिभाग करके अपने अपने विद्यालयों का प्रतिनिधित्व किया। कार्यक्रम में निर्णायक मंडल में डॉक्टर मधु भारद्वाज, डॉक्टर युवराज सिंह, डॉक्टर नमस्या एवं डॉक्टर ब्रजराज सिंह सम्मिलित रहे। निर्णायक मंडल निदेशकगण डॉक्टर सुशील गुप्ता, श्याम बंसल तथा प्रधानाचार्य याचना चावला के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। प्रधानाचार्य याचना चावला ने विद्यार्थियों के रचनात्मक कौशल का विकास करने हेतु भावों की अभिव्यक्ति के द्वारा बाल कवियों को एक विशेष पहचान तथा सम्मान देना बाल कवि सम्मेलन का उद्देश्य बताया। उन्होंने इस सम्मेलन में हिंदी भाषा के महत्व को बताते हुए निर्णायक मंडल तथा अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन किया। उन्होंने बाल कवियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मानसिक पोषण के लिए विचारों की शुद्धि तथा पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। छात्र कवियों की प्रस्तुति में हर विषय सम्मिलित था। कोरोना का कहर, पर्यावरण संरक्षण, बाल श्रम उन्मूलन, नारी का सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार, बचपन, ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षा, देश प्रेम, भारत के सिपाही इत्यादि। निर्णायकों ने बाल कवियों को मौलिक कविता लेखन के लिए प्रेरित किया तथा सभी प्रतिभागियों की आकर्षक और सशक्त अभिव्यक्ति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। विद्यालय के निदेशक गण प्रधानाचार्य के द्वारा सम्मानीय निर्णायक मंडल को स्मृति प्रतीक उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन छात्रा मान्या अग्रवाल तथा वृंदा बंसल ने किया। मंगलवार को भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए की अदालत में हाजिर हुए। कोर्ट ने उन्हें 30,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। उच्च न्यायालय खंडपीठ की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अधिवक्ताओं के समर्थन में कठेरिया ने 26 सितंबर 2009 में राजामंडी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया था।
मंगलवार को भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए अदालत में हाजिर हुए। कोर्ट ने उन्हें 30,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। अदालत ने सांसद के सोमवार को हाजिर न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए दोबारा गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तिथि नियत की थी। 23 सितंबर को भी पत्रावली सफाई साक्ष्य में लगी थी। न तो सांसद रामशंकर कठेरिया हाजिर हुए और न ही उनकी ओर से स्थगन और हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र आया। तब कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे। यह मामला उच्च न्यायालय खंडपीठ की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अधिवक्ताओं के समर्थन में कठेरिया ने 26 सितंबर 2009 में राजामंडी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान रेलवे ट्रैक को रोककर यातायात को बाधित किया था, जिस पर तत्कालीन राजामंडी स्टेशन मास्टर ने रामशंकर कठेरिया, सांसद चौधरी बाबूलाल, इंदिरा वर्मा, उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति के संयोजक अधिवक्ता केडी शर्मा, अधिवक्ता अरुण सोलंकी व कुंवर शैलराज सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। किस मामले में आज आपका यहाँ आना हुआ? देखिए, हम सबको पता है कि आगरा एक ऐतिहासिक नगर है और यहाँ पर जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट लागू हो और आगरा में हाई कोर्ट खंडपीठ बने, इसके लिए लंबे समय से आगरा की जनता और अधिवक्ता, और केवल आगरा नहीं तो आगरा के और पास के जिलों के अधिवक्ता आंदोलन कर रहे थे। उस आंदोलन में आह्वान हुआ कि सभी दलों के लोग और सभी सामाजिक संगठन और सभी अधिवक्ता चक्का जाम करेंगे, खंडपीठ की मांग करेंगे। उसके अंतर्गत एक आंदोलन हुआ जिसमें हम लोगों ने भी उस आंदोलन में भाग लिया और खंडपीठ की मांग की, लेकिन हम लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्वक किसी तरह का कोई गतिरोध न करते हुए सरकार का, और जो खंडपीठ की मांग थी वो मांग रखी। मामले में आरोपियों की पत्रावली पृथक करने के कारण सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई अलग से हो रही है। सांसद के 13 सितंबर को विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए की अदालत में बयान दर्ज हुए थे। उन्हें 23 सितंबर को अदालत में हाजिर होकर अपना पक्ष रखना था, मगर कठेरिया के हाजिर न होने पर अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। सांसद कठेरिया को 27 सितंबर को हाजिर होना था। उनके हाजिर न होने पर अदालत ने दोबारा गैर जमानती वारंट जारी करते हुए अब सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख नियत की थी। सांसद रामशंकर कठेरिया मंगलवार को दोपहर करीब 12:30 बजे विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए की अदालत में हाजिर हुए। कोर्ट ने उन्हें 30,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। और उसी मांग को लेकर के हम लोग राजामंडी गए थे। राजामंडी पर प्रतीकात्मक हम लोगों ने वहाँ पर एक तरह से अपनी मांग को आंदोलन के रूप में वहाँ प्रस्तुत किया, लेकिन उसके उपरांत रेलवे विभाग ने हम लोगों पर एफआईआर कराई और उस एफआईआर में हमारी यहाँ पर तारीखें पड़ी थी। एक तारीख में किसी तरह हम नहीं आ पाए तो उसमें जज साहब ने वारंट जारी किए और उस वारंट में हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए। हम चाहते हैं कि खंडपीठ बने, ये बहुत ही आवश्यक है। सरकार भी की मांग भी आपकी है, तो किस तरह से सरकार में इस मामले को ले जाएंगे कि नहीं, मुझे लगता है कि ये जो पुराने समय से मांग है कि आगरा में खंडपीठ बने, इसके लिए मुझे लगता है कि जो हमारे अधिवक्ता हैं जो मांग कर रहे हैं और सरकार भी इस नाते से मुझे लगता है कि कहीं गंभीर है और कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आएगा। थैंक यू। सांसद रामशंकर कठेरिया का कहना था कि यह 12 साल पुराना मामला है। खंडपीठ की मांग को लेकर अधिवक्ताओं के आह्वान पर सामाजिक व राजनीतिक दलों ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इस दौरान राजामंडी पर जो ट्रेन रोकी गई थी उसमें रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था, जो मामला अभी तक चल रहा है। सांसद रामशंकर कठेरिया ने कहा कि हाई कोर्ट बेंच आगरा की मांग है और आगरा शहर की जरूरत भी है। कई दशकों से अधिवक्ता आगरा शहर में हाई कोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं। यह मांग पूरी हो, इसलिए उनका समर्थन अधिवक्ताओं के साथ है। उन्होंने यह भी कहा कि वह खुद भी चाहते हैं कि आगरा में हाई कोर्ट बेंच बने। सरकार भी इस ओर गंभीर है, जल्दी कोई हल निकलेगा। गरीब, असहाय और मजदूरों की हितैषी कही जाने वाली राष्ट्रीय लोकदल अब छात्र राजनीति में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है।
इसी को लेकर राष्ट्रीय लोकदल द्वारा मारुति स्टेट शांति वाटिका में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे चौधरी विश्वेंद्र सिंह, अध्यक्ष ब्रज प्रांत ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोकदल ने आगरा में छात्र सभा का विस्तार की रणनीति तय कर ली है, जिसको लेकर तरुण इंदौलिया को आगरा जिला पद पर मनोनीत किया है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव बलिया ने तरुण इंदौलिया को शुभकामनाएं देते हुए जल्द ही कार्यकारिणी घोषित कर अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने की बात कही और आगरा विश्वविद्यालय में व्याप्त छात्रों की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाते हुए न्याय दिलाने की बात कही। आज आदरणीय श्री जयंत चौधरी जी के आदेश पर और छात्र लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है राजीव बालन जी की सहमति से मैंने आगरा के जिला अध्यक्ष इंदौलिया जी को बनाया है, इनको लिखित पत्र सौंपा है और मैं इनसे आशा विश्वास करता हूँ कि ये आगरा में छात्र लोक दल को मजबूत करने का काम करेंगे। यूपी में छात्रों की क्या स्थिति देखते हैं आप? ब्रज प्रांत के अध्यक्ष हैं और किस तरह की चुनौतियाँ हैं? चुनौतियाँ बहुत सारी हैं। एक तो छात्रों के सबसे बड़ी समस्या है कि उनको स्कॉलरशिप समय पर नहीं आते। बहुत बेचारे गरीब बच्चे हैं क्योंकि वो स्कॉलरशिप पर डिपेंड रहते हैं और स्कॉलरशिप की वजह से बेचारे अपनी फीस भी नहीं दे पा रहे। और एक बड़ी मांग ये भी हम लोगों की छात्र लोग उठा रहा है कि जो कोरोना के समय पे कॉलेज बंद रहे हैं और ऑनलाइन के नाम पर उनकी फीस वसूली की जा रही है, वो बिल्कुल ना ली जाए और सरकार से मांग करते हैं कि ये जो फीस सभी बच्चों को माफ की जाए। छात्रों की राजनीति में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किस तरह के देखते हैं? 2022 का चुनाव भी नजदीक है, क्या छात्रों की जो राजनीति है बड़ी महत्वपूर्ण है, मगर हमारे संगठन में थोड़ी कमी रही है कि गैप रहा है छात्रों की, छात्र राजनीति से काफ़ी दूर रहा है। अब हम इसको सक्रिय करने का काम कर रहे हैं। एक इकाई का और गठन हो गया, किस तरीके से देखती है, कितनी मजबूती मिलेगी? आज हमारे जो युवा के ब्रज प्रांत के अध्यक्ष विश्वेंद्र सिंह जी यहाँ पे आए, तो हम सब लोग जो है हमारे छात्रों की तरफ से सबकी तरफ से स्वागत है। और छात्र लोक दल के लिए तरुण इंदौलिया जी को आज जो है जिलाध्यक्ष बनाया है और संगठन हर उसमें जो है बन रहे हैं, हमारे किसान मोर्चा के बन रहे हैं, छात्र के बन रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि आने वाला सन 2022 चुनाव का है तो संगठन मजबूत है, तभी हम लड़ाई लड़ पाएंगे खतरनाक बीजेपी से। इसलिए जो है हम लोग जो है संगठन को सब मजबूत कर रहे हैं, शहर का, जिले का, छात्र का, किसान का, सारे फ्रंटल संगठन। और हमारे ज़िले की कमेटी में कंप्लीट हो गई है, अब उनको बस लेटर देने हैं मुझे, उसके बाद जो है हम लोग फ्रंटल की मैं बनाऊँगी। किसान प्रकोष्ठ को देख रहे हैं, क्या भूमिका रहेगी? और अभी हाल में ही जो नियुक्ति हुई है छात्र लोकदल पर, क्या कहना है? छात्र लोकदल की जो नियुक्ति हुई है तो छात्रों से ही राजनीति की शुरुआत होती है, तो इसलिए जो है युवा छात्रों को यहाँ से किया है, बहुत सक्रिय, बहुत अच्छा लगा है, इससे हमारा भी आशीर्वाद है। अब रही बात हमारी, और हम किसान प्रकोष्ठ के ब्रज प्रांत के अध्यक्ष हैं, इस नाते आज हमने किसान जो संगठन ने भारत बंद का आह्वान किया था, इसमें हमने पूरा सहयोग किया और पूरा शहर बंद कराया और लगभग सबने साथ दिया। ठीक, आज छात्र लोकदल के जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, क्या आपका कहना है, किस तरीके से देखते हैं? मेरा मानना है कि आज हमारे बीच में ब्रज क्षेत्र छात्र लोकदल के अध्यक्ष भाई विश्वेंद्र जी आए और उन्होंने तरुण इंदौलिया जो नौजवान हैं, यंग हैं, छात्र हैं, उनको जिम्मेदारी दी है आगरा जनपद के जिलाध्यक्ष की। आशा है, विश्वास भी है, क्योंकि तरुण को मैं परिवार से परिचित हूँ और वो जिस माहौल में रहे हैं, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल को छात्र के जिलाध्यक्ष के तौर एक अच्छी भूमिका निभाएंगे, लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और आगामी आने वाले समय में छात्रों की राजनीति में एक बड़ा नाम स्थापित करेंगे। सबसे पहले मैं जयंत चौधरी को धन्यवाद देना चाहूँगा तथा मैं उन्हें आशा दिलाता हूँ कि मैं उनकी हर कोशिश, छात्रों की हर कोशिश को पूरी करूँगा तथा मैं कभी भी नहीं। ऐसा है, मैं सबसे पहले जो है बधाई देता हूँ तरुण सिंह इंदौलिया जी को और बेगूसराय सिगरी विधानसभा से है। उनका गांव हरुआपुरा है और हरुआपुरा गांव वो गांव है
जो कई छात्र नेता आगरा कॉलेज RBS में आए और जहाँ से शुरुआत हुई है विश्वेंद्र सिंह जी ने जो छात्र लगे क्षेत्र के अध्यक्ष हैं उन्होंने जो है जिम्मेदारी दी है तरुण नोलिया जी को, और मुझे विश्वास है कि वो छात्रों की मांगों को और उनकी जो मार्कशीट है विश्वविद्यालय में पड़ी हुई है जो कई ऐसे हैं वो जिम्मेदारी से घंटा के साथ में जो है चरणबद्ध तरीके से जो है उनकी मांगों को उठाने का काम करेंगे तरुण सिंह नोलिया जी। और हम भी छात्र रहे, हमने भी छात्र संघ से शुरुआत की है राजनीति की जो है, तो हमें विश्वास है कि वो उठाने का काम करेंगे। आगरा ग्वालियर रोड स्थित गांव बाद पर सशस्त्र सीमा बल की साइकिल यात्रा का संस्कार पब्लिक स्कूल में जोरदार स्वागत किया गया। सशस्त्र सीमा बल की साइकिल यात्रा भोपाल से चलकर दिल्ली के लिए रवाना हुई। आजादी के 75वें उत्सव को अर्धसैनिक बल अमृत उत्सव के रूप में मना रहे हैं। SSB के इंस्पेक्टर जनरल राजेंद्र कुमार भूमला ने बताया कि यह उनकी यात्रा भोपाल से 900 किलोमीटर साइकिल के जरिए 1 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेगी। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज स्वागत करने का मौका मिला है और ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हम देख रहे हैं कि सशस्त्र सीमा बल इस तरीके से हमारे जवान इतने सुदृढ़ हैं और इस उम्र में हमारे इंस्पेक्टर जनरल राजेंद्र जी इस एज में और इस पोस्ट पर होने के बाद भी इतनी बड़ी साइकिल रैली के साथ इतनी दूर से चले आ रहे हैं, तो हमें इससे प्रेरणा मिलती है कि हमें भी ऐसे रहना चाहिए और स्ट्रांग बनना चाहिए। और लगता है कि देश के प्रहरी सशस्त्र सीमा बल वास्तविक हमारे देश की सुरक्षा के लिए तैयार है। भारत का अमृत महोत्सव का मनाने का जो उद्देश्य था वो लग रहा है पूरी तरह से पूर्ण हो रहा है। जो जन भागीदारी को जो है इसमें शामिल करना था, सबकी भागीदारी था। लोग जगह जगह आपका स्वागत कर रहे हैं, आज यहाँ बात पर भी आपका स्वागत हुआ है संस्कार पब्लिक स्कूल में, कैसा लग रहा है आप पूरी टीम को? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हिम्मत बढ़ रही है और लग रहा है कि देश सुरक्षित है। और जो जब जनता का सहयोग होता है आर्म फोर्सेस को, उससे बड़ा वरदान, उससे बड़ा आशीर्वाद एक फोर्सेस को कुछ नहीं चाहिए। ये कहीं ना कहीं फिटनेस के लिए भी एक संदेश देना चाह रहे हैं। देखिए, जो आज़ादी के 75वें दिवस पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसमें सिर्फ एक मुहिम नहीं है, इसमें तो पूरे 75 हफ्ते का अगर देखें आप, नई जो है इसमें टारगेट सेट किए जा सकते हैं। फिटनेस का भी एक इसमें है। साइकिल रैली से जो देख रहे हैं 2700 से ज़्यादा किलोमीटर का फासला तय करके तेजपुर से हमारी रैली आ रही है। स्टार्ट मैं मुक्ति सिंह इंदौलिया आज अपने बीच सैनिकों को देख रहा हूँ। हमारे बहुत भैया हैं, प्रदीप चार हैं, बच्चे हैं, सबके बीच बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। एक देश प्रेम की भावना अंदर से निकल के आ रही है। और बाकी बस मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छा, बहुत आप लोग जो अमृत महोत्सव के लिए कर रहे हैं कार्यक्रम में, बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत जनता से मिलने का जो मौका मिल रहा है इन सबको, वो बहुत ही अच्छा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है आगरा ग्वालियर रोड स्थित गांव बाद पर, जहां हम मेरे पीछे आप देख सकते हैं SSB की तरफ से एक साइकिल यात्रा यहां पर निकाली जा रही थी। उनका आज स्वागत किया गया है, संस्कार पब्लिक स्कूल में जोरदार स्वागत हुआ है। और उसके बाद क्या बोले हैं IG SSB भोपाल। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का मंडलीय पदाधिकारी सम्मेलन मंगलवार को एटा रोड स्थित RD रिसोर्ट में किया गया। कार्यक्रम में वैश्य राजनीतिक अधिकार यात्रा लक्ष्य 2022 को लेकर गहन मंथन किया गया। इसके साथ ही 12 दिसंबर को आगरा में तथा 5 दिसंबर को मैनपुरी में होने वाले सम्मेलन एवं विशाल महारैली के संबंध में भी चर्चा की गई। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का मंडलीय पदाधिकारी सम्मेलन मंगलवार को एटा रोड स्थित RD रिसोर्ट में किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में रजनीकांत महेश्वरी, अध्यक्ष ब्रज क्षेत्र भाजपा नवीन जैन, मेयर आगरा जसराना के चेयरमैन अवनीश गुप्ता, वैश्य सेना के प्रदेश अध्यक्ष राजीव गुप्ता, पूर्व मंत्री नितिन गुप्ता व विनय अग्रवाल थे। वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व तो नहीं हुआ, ना ही कोई MLC बना गया है। क्या मोह भंग दिख रहा है वैश्य समाज का भारतीय जनता पार्टी? नहीं, ऐसा नहीं है। अब आगे जो मंत्रिमंडल का विस्तार 2022 में होगा, केवल 6 महीने बचे हैं चुनाव में, उसके बाद में मंत्रिमंडल में कितने वैश्य आएंगे ये हिसाब उसमें मालूम पड़ेगी, लेकिन बिना वैश्यों के भाजपा दूरी। इस मंच पर पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि BJP में वैश्य समाज सुरक्षित नहीं है। क्या ये पार्टी का विचार है? क्या आपका इसमें सहमत हो? आप उनके विचार? नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसमें वैश्य समाज सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित हैं, लोगों की ज़मीन सुरक्षित है, लोगों की दुकान सुरक्षित है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व पालिका अध्यक्ष रघुवर दयाल गुप्ता ने की। कार्यक्रम में वैश्य राजनीतिक अधिकार यात्रा लक्ष्य 2022 को लेकर गहन मंथन किया गया। इसके साथ ही 12 दिसंबर को आगरा में तथा 5 दिसंबर को मैनपुरी में होने वाले सम्मेलन एवं विशाल महारैली के संबंध में भी चर्चा की गई। इस मौके पर बोलते राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता ने कहा कि 5 दिसंबर को मैनपुरी के क्रिश्चियन कॉलेज के मैदान में वैश्य एकता परिषद की विशाल महारैली होने जा रही है, जिसमें राजनीतिक अधिकार के संबंध में गहन मंथन होगा। से उनका उत्पीड़न, शोषण और आर्थिक दोहन होता है वो बंद हो। सर्वे छापे भी जितने भी होते हैं उसमें 80% वैश्य समाज के यहाँ किए जाते हैं। इंस्पेक्टर राज और लाल फीताशाही से मुक्ति का सबसे बड़ा अस्त्र अगर कोई है तो राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ही हमारे भाग्य का फैसला बनता होता है, जहाँ कानून बनाए जाते हैं। ये सम्मेलन मांग कर रहा है कि राजनीतिक हिस्सेदारी और आने वाले कल में भागीदारी हमारे लोगों को मिले और जो राजनीतिक दल ज्यादा टिकट देगा वह समाज उसी के साथ खड़ा दिखाई पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये वैश्य एकता के बारे में कार्यक्रम रखा गया था। वैश्य सेना के प्रदेश अध्यक्ष राजीव गुप्ता के द्वारा ये प्रायोजित था। हम लोग ये चाहते हैं वैश्य समाज को जो सबसे ज़्यादा टिकटें देगा, हमारी संख्या को देखते हुए वैश्य समाज उसका समर्थन करेगा। हम लोग राजनीति में अपनी भागीदारी चाहते हैं। जिनका वोट प्रतिशत बहुत कम है उन लोगों को बहुत पूछा जाता है। आने वाली यात्रा को लेकर आप क्या कहना चाहिए? हम लोग डॉक्टर सुमंत गुप्ता जी के नेतृत्व में संघर्ष करेंगे और जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे हम लोग उसी पार्टी को वोट देंगे। उन्होंने कहा कि वैश्य समाज को अपनी राजनीतिक भागीदारी के लिए आगे आकर अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है। आगरा से आए विनय अग्रवाल ने कहा कि 12 दिसंबर को एमडी जैन इंटर कॉलेज आगरा में समाज का सम्मेलन होने जा रहा है, क्योंकि आगरा वैश्य समाज की राजधानी कही जाती है। यहाँ पर करीब 7 से 8 लाख की आबादी वैश्य समाज की है। वैश्य सेना के प्रदेश अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को एहसास कराना होगा कि वैश्य सेना भी ताकतवर है। समाज को यह दिखाने की जरूरत है। दर्जा प्राप्त पूर्व मंत्री नितिन गुप्ता ने कहा कि यह रथ यात्रा जगाने के लिए निकाली जा रही है। इस मौके पर वृंदावन लाल गुप्ता, राजकुमार अग्रवाल, विजय गुप्ता, नगर अध्यक्ष अनुज अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। फिरोजाबाद शिकोहाबाद में श्री मानस सेवा समिति के तत्वाधान में भव्य मंगल कलश यात्रा के साथ 9 दिवसीय श्री राम कथा का शुभारंभ हुआ, जिसमें महिलाएं बैंड बाजी की धुनों पर श्री राम के मंगल भजन गाती हुई नजर आईं। फिरोजाबाद शिकोहाबाद में श्री मानस सेवा समिति के तत्वाधान में भव्य मंगल कलश यात्रा के साथ 9 दिवसीय श्री राम कथा का शुभारंभ हुआ, जिसमें महिलाएं बैंड बाजी की धुनों पर श्री राम के मंगल भजन गाती हुई सिर पर गंगा जल भरकर कलश लेकर चल रही थी, जिसमें कामदगिरी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से राम कथा की अमृत वर्षा हुई। सादर सुनहित तरह भव सिंधु नाजल जान, सादर जय सिया राम। श्री मानस सेवा समिति अपने 40वें वार्ष को सबको बड़े धूमधाम से मनाने जा रही है। जैसा आप सबको पता है कि श्री मानस सेवा समिति विगत 40 सालों से प्रतिवर्ष श्री राम कथा का आयोजन करती आ रही है। कोरोना काल में किसी वजह से पिछली बार आयोजन नहीं हो सका। इस बार का भी आयोजन सारे कोविड नियमों को पालन करते हुए श्री मानस सेवा समिति ने आप सबके सहयोग से ये निर्णय लिया है कि इस बार की भव्य श्री राम कथा का आयोजन आज दिनांक 28 सितंबर से और 6 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें कि आज के कार्यक्रम में सुबह 10 बजे से हमारी मंगल कलश यात्रा महिला द्वारा प्रारंभ होगी, जो कि श्री श्री तुनिया वाले महाराज जी के मंदिर से प्रांगण से होते हुए और मानस नगर में पूरा भ्रमण करते हुए मानस सेवा समिति पर आकर संपन्न होगी। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में श्री मानस सेवा समिति के 40वें वार्षिक समारोह के उपलक्ष्य में 9 दिवसीय श्री भव्य राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रथम दिन ध्वजारोहण के साथ भव्य मंगल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं पीले रंग की साड़ी पहनकर सिर पर मंगल कलश लेकर यात्रा में गंगा जल भरकर बैंड बाजों व ढोल नगाड़ों की धुनों पर भगवान श्री राम के जयकारे लगाते हुए चल रही थी। वहीं पुरुष व बच्चे भी प्रभु श्री राम के जयकारे लगाते हुए मंगल भजन गीतों पर नाचते गाते थिरकते चल रहे थे, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। चंद्र भगवान की जय। आज श्री मानस सेवा समिति शिकोहाबाद के 40वें वार्षिक अधिवेशन का आरंभ
सुबह ध्वजारोहण से हो चुका है। कलश यात्रा की तैयारियां हो रही हैं, जो कि कुछ ही क्षणों बाद प्रारंभ होगी। दोपहर में 1 बजे से अयोध्या चित्रकूट से पधारे हुए श्री कामादगिरी श्री स्वामी स्वरूपाचार्य जी के द्वारा हम लोगों को श्री राम कथा की अमृत वर्षा का अमृत पान कराएंगे। आप जो है जगत गुरु भी हैंगे, आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग कथा में समय से आकर कथा का श्रवण करके धर्म लाभ उठावें। जय श्री राम। मानस सेवा समिति का ये 40वां वार्षिक आयोजन श्री राम कथा के द्वारा प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण का आयोजन हुआ। अब कलश यात्रा के लिए महिलाएं एकत्रित हो चुकी हैं। कलश यात्रा टुंगिया वाले बाबा मंदिर से प्रारंभ होकर बाजार में घूमती हुई मानस पीठ तक आएगी और 1 बजे से 5 बजे तक चित्रकूट के से पधारे हमारे पीठाधीश्वर श्री राम स्वरूपाचार्य जी द्वारा राम कथा का अमृत वर्षा की जाएगी। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि आप लोग अधिक से अधिक समय में अधिक से अधिक पधार कर कथा का श्रवण करें और धर्म लाभ। कामदगिरी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज की श्रीमुख से राम कथा की नित्य प्रतिदिन 9 दिवसीय सुबह 1 बजे से 5 बजे तक श्री राम कथा की अमृत वर्षा होगी। इस अवसर पर अश्वनी सिंह, संजीव अग्रवाल, राज पचौरी आदि लोग उपस्थित रहे। माधवेंद्र राशि आदि लोग उपस्थित रहे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास सुर्खियों के साथ। आगरा ग्वालियर रोड स्थित गांव इटौरा पर 2 ट्रक आपस में टकरा जाने से भीषण आग लग गई, जिसके बाद दोनों ट्रक धूं कर चलने लगे। यह देखकर ग्वालियर हाईवे पूरी तरीके से थम गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और थाना मलपुरा पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा ग्वालियर रोड स्थित गांव इटौरा पर 2 ट्रक आपस में टकरा जाने से भीषण आग लग गई। सोमवार की रात तकरीबन 12 बजे एक ट्रक पेट्रोल पंप से डीजल डलवाकर ग्वालियर की तरफ जा रहा था। उसी के पीछे से आ रहे ट्रक में उसने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों ट्रक धूं कर जलने लगे। यह देखकर ग्वालियर हाईवे पूरी तरीके से थम गया। आग इतनी भीषण थी कि हर कोई भाग खड़ा हुआ। इस पूरे हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई, लेकिन हादसा इतना भयावह था कि हर कोई इसे देखकर हैरान हो गया। हालांकि देर रात ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम और थाना मलपुरा पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक दोनों ही ट्रक और उनमें रखा सामान जलकर खाक हो गया। जिस जगह पर हादसा हुआ उस जगह पर एक ढाबा संचालित है। ढाबे पर कुछ लोग खाना खा रहे थे, उनकी बाइक बाहर खड़ी हुई थी। पूरे हादसे में 3 बाइक भी जलकर खाक हो गई। अग्रवाल महासभा बलकेश्वर द्वारा श्री अग्रवाल महासभा भवन में कुछ दिनों से 5वां पितृ महोत्सव चल रहा है। पितृ महोत्सव में महासभा सदस्यों के द्वारा निर्बल असहाय लोगों को सामूहिक रूप से भोजन कराया जा रहा है। घर में जो भोजन हम कराते हैं तो 1 ब्राह्मण को 2 ब्राह्मण को भोजन कराते हैं पितरों के आशीर्वाद लेने के लिए। पर कमेटी के कुछ लोगों का विचार आया कि भाई ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि गरीबों को भोजन कराया जाए, जिससे उनकी जो दुआएं हमको मिलेंगी तो उससे एक जो लाभ मिलेगा वो ब्राह्मणों को 3 ब्राह्मणों को खाना खिलाने से पूरा नहीं होता है। जो हमारे बुजुर्गों की आत्माएं प्रसन्न जब ही होंगी
जब गरीबों को भोजन हम कराएंगे अगने। ये एक उद्देश्य रहा हमारा, उस उद्देश्य को लेके अगने निरंतर 5 साल से हम काम कर रहे हैं अगने, और इसको और आगे बढ़ाने का भी हमारा विचार चल रहा है कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। ये हमारा पितृपक्ष के कार्यक्रम विगत 5 साल से संपन्न हो रहा है और सभी दानदाताओं के सहयोग से ही ये पितृपक्ष का कार्यक्रम होता है। ये 5वां हमारा पितृपक्ष का कार्यक्रम है और करीब हमारा 150 से 200 और 250 तक का आदमी का लक्ष्य है हमारा खाना खिलाने का गरीब और असहायों को। समाज में एक नई क्रांति लाने के लिए किसी भी तरह से जो भी भूखे असहाय हैं वो इस रात पक्ष में भूखे ना रहें। पंडितों को खाना खिलाने के लिए 2-2 3-3 नौते लेते हैं, आते नहीं हैं। इससे तो इन गरीबों को खिलाया जाए तो निश्चित तौर पर आपको आशीर्वाद भी देंगे और पितरों को पुण्य मिलेगा। गरीबों के असहायों के लिए अग्रवाल महासभा की बल्केश्वर आगरा की नई पहल है ये 5 साल। बधिरता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व बधिरता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह में पूरे सप्ताह मनाया जाता है। इस दिवस को लेकर ENT स्पेशलिस्ट राजीव पचौरी से मून टीवी ने खास वार्ता की। ENT स्पेशलिस्ट राजीव पचौरी ने ना सुन पाने के कारण बच्चों में होने वाली दिक्कतों और इसके आधुनिक उपचार की जानकारी दी। लोगों को जानकारी देने के लिए कि बहरापन एक अभिशाप नहीं है, क्योंकि अब तक क्या होता है कि बच्चा पैदा होता है, सुनाई नहीं देता, तो ये मान लिया जाता है कि सुनेगा नहीं, बोलेगा नहीं, कोई बात नहीं, इसको हम घर में एक डेफ एंड डम्ब टाइप का या मुख बधिर बच्चे की तरफ डाल देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम लोग इसका अवेयरनेस की रूप में बनाते हैं कि लोगों को पता लगे कि बहरापन एक बीमारी नहीं है, उसको हम आराम से सही समय पर इसका पता लगा लें तो इसको हम इलाज कर सकते हैं, खासकर बच्चों में। तो आजकल तो इतने डिवाइसेस हैं, इतने तरीके हैं बच्चों को इस चीज़ से बाहर निकालने के कि इसमें तो आपको कम सुनाई दे रहा है बच्चे को तो आप मशीन लगा दीजिए। मशीनें बहुत बच्चों के हिसाब से आती हैं। बिल्कुल सुनाई दे रहा तो सही टाइम पे आपने 7-6 महीने की उम्र में, 2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में इसमें ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन नहीं था कि ऑपरेशन बहुत महंगे ऑपरेशन होते थे, 7-8 लाख रुपये का आते हैं, लेकिन गरीब बच्चों के लिए जिनकी इनकम महीने में फैमिली की इनकम महीने में 15,000 रुपये से कम है तो वो लोग इस ऑपरेशन को अफोर्ड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। सरकार पूरा ऑपरेशन का खर्चा देती है, कॉक्लियर प्लांट का, ऑपरेशन का, 2 साल तक की ट्रेनिंग का, और सारी सरकारें देती हैं। केंद्र सरकार देती है, राज्य सरकार देती हैं, देश के काफ़ी हिस्सों में देती हैं। और ये है कि इसके बावजूद भी हम लोग इसको निगलेक्ट करें या लोगों तक इसका मैसेज नहीं पहुँचे तो बहुत ही हम लोगों की कहना चाहिए कि एक गलत बात होगी। डॉक्टर साहब, लोगों में भ्रांतियाँ रहती हैं कि साहब जमजात बहरापन है तो ठीक नहीं हो पाएगा। नहीं, कोई भ्रांति नहीं, हम लोग भ्रांतियाँ हैं, पुरानी थी। अब 10 साल से आगरा में ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग। उसके 150 बच्चों के हो चुके हैं। 100 बच्चे उसमें ऐसे हैं कि जिनके माता के पिता खाने के पैसे नहीं थे, उनको हम लोगों ने टोटली फ्री कराया। वो लोग उनको थेरेपी तक हम लोग दे रहे हैं। आते हैं अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, आगरा के आसपास के सभी लोग आगरा के बच्चे हैं। ये जो बच्चे फैमिली से अफोर्ड कर सकती हैं उनका पता लग के उनका भी ऑपरेशन हो रहा है। बच्चों में 1 कान का भी हो रहा है, 2 कान का भी हो रहा है। इसलिए भ्रांतियाँ तो पहले इसलिए थी क्योंकि लोगों को आइडिया था नहीं, इसका इलाज था नहीं। एक बच्चे को यदि सुनाई नहीं दे रहा तो फिर इसको ये सोचते थे अब तो ये ज़िंदगी भर ऐसे रहेगा। उसी के लिए हम लोग ये सप्ताह मनाते हैं कि लोगों को किसी न किसी तरीके से मीडिया के थ्रू लिख कर मरीजों के थ्रू मैसेज पहुँचाते हैं कि ये बीमारी नहीं है, अभिशाप नहीं है और इसका इलाज 100% है, बशर्ते घर के लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करें, बच्चे के माँ बाप भाई बहन थोड़ा सा कोऑपरेट करें तो बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह ज़िंदगी जी सकता है, सही टाइम पर ऑपरेशन हो जाए। डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि केसेस किस तरह के ज़्यादा आते हैं? एक कान से बहरेपन के आते हैं या दोनों ही कानों से बहरेपन के आते हैं? एक कान के वाले जो बहरेपन को पता लगती नहीं है, वो लोग बहुत लेट पता लगाते हैं क्योंकि वो अब तो मोबाइल आ गया है, लोगों को पता लग गया। लेकिन पहले तो लोग 20 साल के होते थे तब पता लगता था कि वैसा एक कान से नहीं देता, क्योंकि पहले मोबाइल टीवी से ये क्या वो होते थे, टेलीफोन होते थे। लेकिन यूजुअली जो आते हैं बच्चों को ख़राब जो होते हैं वह दोनों कानों से सुनाई नहीं दे रहा हो, वो ज़्यादा ख़राब माने जाते हैं क्योंकि उसमें बच्चे का एक सिंपल सेंटेंस है, बच्चा सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं, और 3-4 साल की उम्र तक नहीं सुना वो ज़िंदगी भर नहीं बोल पाएगा, क्योंकि दिमाग के अंदर जो बोलने का सेंटर बनता है तो 5 साल की उम्र तक बनता है। 5 साल की उम्र के बाद आप कितना भी अच्छा ऑपरेशन कर दिए, चाहे उसे कुदरती दोबारा कान लगा दीजिए, लेकिन वो सेंटर तो बोल नहीं पाएगा। बच्चा सुनेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। तो इसलिए हम यही कहते हैं कि बच्चे को जितना जल्दी हो पता लगाइए, 6 महीने 1 साल से 1.5 साल पे तुरंत इसको इलाज कराइए। पैसे नहीं है
तो हमारा सेंटर है आगरा में, कई एमपी सेंटर है, प्रदेश में भी करीब 5-6 सेंटर हैं, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद में। जहाँ जहाँ के आप लोग वहाँ पर जाइए, उस सेंटर का पता लगाइए। किसी भी सीएम ऑफिस में जाके पता लगा सकते हैं। आरबीएस की स्कीम चलती है, उससे पता लगा लें। दिव्यांग विभाग है, वहाँ जाके पता लगा लें। हर जगह इसकी सुविधाएँ हैं। मतलब 5 साल तक के अगर बच्चे का इलाज नहीं हो पाया तो आगे मतलब उसमें आगे का यह है कि बच्चे को अपने तो सरकारी स्कीम मिलेगी नहीं, क्योंकि उसमें कोई फायदा नहीं ऑपरेशन देने का। और जिस ऑपरेशन में 5-6 लाख सरकार खर्च कर रही है, तो वो बिना इंडिकेशन के नहीं करेंगे। ना हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चों का ऑपरेशन हो जो कि 5 साल क्रॉस कर चुके हैं, तो ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन ऐसे हो जैसे हम दूसरी लैंग्वेज में किसी से बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। कि आधुनिक तकनीकियाँ किस तरह की सामने आई हैं? भाई तो मशीनें बहुत अच्छी आ रही हैं। कॉकलियर इम्प्लांट होता है, कॉकलियर इम्प्लांट में एक हिस्सा दिमाग में डाल दिया जाता है, एक हिस्सा बाहर रहता है। वो बच्चे तो बिल्कुल जस्ट लाइक नॉर्मल बच्चों को तो सुनते हैं। और 6 महीने की, 1 साल की, 2 साल की ट्रेनिंग में बच्चे नॉर्मल बच्चों से अपनी आ जाते हैं। बस ये है कि इसमें लाइफ लॉन्ग मशीन होती है, वो बच्चा बोलता है, सुनता है उससे। बस वही इसमें है कि आपका सही टाइम पर उसका ट्रीटमेंट प्लानिंग हो जाए। सब बच्चे की मशीन लगने के बाद ऐसा नहीं लगता कि बच्चा थोड़ा ऐसा महसूस करता है कि साहब मशीन लग गई है, या और बच्चों के साथ समान तरीके से नहीं सहज? क्या होता है कि बच्चा जैसे बच्चा पैदा हुआ, बच्चा ने सुनना शुरू करता है। 1 साल में बच्चा सुनता है, फिर वो देखता है मम्मी की आवाज़, घर के लोगों की आवाज़। 1.25 साल में बोलना शुरू करता है, 2 साल में एक अच्छा बोल जाता है। ये कुदरती होता है। बच्चा जो सुनता नहीं है, जो बधिर है, वो 2 साल का माना हमने ऑपरेशन किया, 3 साल का ऑपरेशन किया, तो पहली बार सुनता है वो। 90% बच्चों को वो चीज़ अच्छी लगती है, 10% बच्चे परेशान करते हैं। और करीब 2 महीने के बाद हमारे पास बच्चे ऐसे हैं कि वो मशीन की पूजा करते हैं थोड़ी सी, इसकी वजह से। तो उनको तो पता है कि वैल्यू के बस वो 6-8 साल की बच्ची है, उठ के पूजा करती है, तब लगाती है कान में। तो वो उसको पता है कि मैंने सुनती नहीं थी, अब मेरे को आके सुनना स्टार्ट हुआ है। तो घर वाले भी खुश होते हैं। और बच्चों में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि बच्चे समझदार खुद होते हैं इस मामले में। उनको पता है कि मेरी चीज़, मेरा कान यहाँ लगा हुआ है। शुरुआत में परेशानी आती है खुद घर के लोग, इसीलिए हम लोग पहले मशीन लगा के ट्राई करते हैं, उनको बच्चे को आइडिया लग जाए कि मैंने क्या लगाया हुआ है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से अपील है कि इस सप्ताह को आप अपने आसपास जो भी सोसाइटी में कहीं कोई गांव, दूर दराज में आपका कोई जान पहचान का कोई बच्चा है, कोई भी बुजुर्ग है, बुजुर्ग भी कभी कर सकते हैं, जो लगता है कि गरीब है, अफोर्ड भी कर सकता है, उसको आप इस मैसेज को पहुँचाइए कि आपको बच्चा या सुनाई नहीं दे रहा उसे, तो उसको निगलेक्ट नहीं करें, तुरंत दिखाएँ। और चाहे आप कितने भी गरीब हो, चाहे कितने भी अमीर हो, इसमें इसका ये नहीं कि गरीब लोग का ऑपरेशन नहीं हो सकता है या अमीर का ही हो सकता है, हर किसी का हो सकता है। और तो वो बच्चा आपका बच्चा यदि मुख बदल जाता है, तो ज़िंदगी भर आपके ऊपर बोझ बना रहेगा। उस बोझ को आप उठा सकते हैं, जिसमें कि आपका अभी कोई खर्चा भी नहीं होना, बस आपको टाइम देना है और बच्चे के साथ रहना है। इसलिए यही मैसेज है कि इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं करें किसी भी लेवल पर। इस समय शहर से लेकर देहात तक रहस्यमयी बुखार के साथ डेंगू और मलेरिया का कहर देखा जा रहा है। देहात में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जहां काफी खस्ता है। बहरहाल जिस तरह से यह बुखार, रहस्यमयी बुखार, लोगों को, खासकर बच्चों को अपनी जद में ले रहा है, उससे लोगों में एक डर का माहौल नजर आ रहा है। इस समय शहर से लेकर देहात तक रहस्यमयी बुखार के साथ डेंगू और मलेरिया का कहर देखा जा रहा है। देहात में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जहां काफी खस्ता है, तो वहीं शहर में भी सरकारी अस्पतालों के साथ प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगी हुई है। इस रहस्यमयी बुखार की जद में सबसे ज्यादा बच्चे आ रहे हैं। बच्चों के लिए ये बुखार काफी घातक भी साबित हो रहा है। फिरोजाबाद में पहले से यह बुखार कोहराम मचा रहा है। अब ताजनगरी आगरा में भी धीरे धीरे इस बुखार की जद में बड़ी संख्या में लोग, खासकर बच्चे आ रहे हैं। इस रहस्यमयी बुखार के बारे में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ओपी यादव से बातचीत की तो उनका कहना था कि इस बुखार को लेकर तमाम तरह की न केवल भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर डेंगू के नाम पर इस बुखार को लेकर जमकर कई अस्पताल लोगों से बड़ी वसूली भी करने में लगे हुए हैं। डॉक्टर ओपी यादव का कहना था, इस बुखार से किसी को घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली पिछले 1-1.5 महीने से जो एक भयानक स्थिति सी बनी हुई है, जनता में एक भय सा व्याप्त है। तो सबसे पहले तो मैं
IMA के माध्यम से, एक चिकित्सक होने के माध्यम से जनता को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वो इससे घबराए नहीं। जहाँ तक डेंगू का सवाल है, इस बार का डेंगू बिल्कुल घातक नहीं है। 99% मरीज़ जो डेंगू के हैं वो आराम से रिकवर हो रहे हैं, और बहुत एक आधी मरीज ऐसा होता है जिसमें हेमरेजिक टेंडेंसी होती है, जिसमें रक्तस्राव होने की संभावना रहती है। वही एक मरीज है जिस पर थोड़ा सा हमें फोकस करना होता है, और जो प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है वो उन्हीं मरीजों को होती है। डॉक्टर OP यादव का कहना है कि इस बीमारी का पूरी तरह से इलाज मौजूद है। प्राइवेट अस्पतालों के साथ सरकारी अस्पतालों में भी तमाम सुविधाएं मौजूद है। ऐसे में जो मरीज प्राइवेट अस्पताल का खर्चा वहन नहीं कर सकते तो वह SN मेडिकल कॉलेज में अपने मरीजों को भर्ती करा उन्हें बीमारी से बचा सकते हैं। डेंगू से ज़्यादा अगर हमें कंसर्न है, अगर हम डेंगू से ज़्यादा अगर किसी चीज़ से चिंतित हैं, तो इस वायरल निमोनिया से, जो इस बार का जो वायरस का स्ट्रेन आया है उससे जो वायरल निमोनिया हो रही है वो घातक हो रही है। तो इस वायरल निमोनिया में आपको 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपका बच्चा तादाद से ज़्यादा खांसता है, आपके बच्चे की सांस लेने की रफ्तार तादाद से ज़्यादा है, और आपका बच्चा थोड़ा सा बेहोशी की स्थिति में है, तो बिल्कुल भी घर पर इंतजार नहीं करें, चिकित्सक से मिलें और उसको भर्ती कराने की कोशिश करें। लेकिन मैं IMA अध्यक्ष के नाते आपको इस माध्यम से एक चीज़ को और अवगत करा दूं कि हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल SN मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कोई आदमी अगर कहता है कि साहब हमारे पास व्यवस्था नहीं है, पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो उन लोगों को ये समझना चाहिए कि किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल में जो चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध हैं उसके समरूप या उससे अधिक SN मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हैं। आप निश्चिंत होकर जाएँ, सरकार की जो सुविधा है उसको उठाएं, बजाय इसके कि आप पे पैसे है नहीं, बड़े अस्पताल जा नहीं सकते और आप अपना नुकसान करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। धन्यवाद। डॉक्टर OP यादव का कहना है हर बार कोई भी वायरस अपने दूसरे रूप में सामने आता है। इस बार भी यह बुखार दूसरे रूप से सामने आ रहा है। इस बुखार का नाम डेंगू दिया जा रहा है, जो गलत है। ये जिस तरह से ब्लड बैंक में भीड़ लगा रखी है लोगों ने, और जिस तरह से एक डरावना माहौल पैदा कर रखा है, मैं जनता से अपील करता हूं कि वो बिल्कुल नहीं घबराएं। अगर आपके मरीज़ के प्लेटलेट 10,000, 15,000, 20,000 भी आ गए हैं, लेकिन अगर आपके मरीज में कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी नहीं है, कहीं से कोई रक्तस्राव नहीं है, नाक से खून नहीं आ रहा है, चमड़ी पर धब्बे नहीं है, लैट्रिन में खून नहीं है, तो आप बिल्कुल नहीं घबराएं। आने वाले समय में अगले 72-96 आवर्स के बाद ये प्लेटलेट बढ़ने लगते हैं। अगर हम प्लेटलेट चढ़ा भी देते हैं तो उनकी म्याद बहुत ज़्यादा नहीं होती, 1 दिन की म्याद होती है। तो जिन मरीजों को ब्लीडिंग टेंडेंसी है, रक्तस्राव है, वो लोग ही प्लेटलेट के लिए जाएं। ब्लड बैंक में जिस तरह से भीड़ लगा रखी है वो ठीक नहीं है। समाज के लोगों को डॉक्टरों पर थोड़ा सा भरोसा करें और ऐसी स्थिति पैदा नहीं करें कि डॉक्टर जो है घबरा के और मरीज़ को संतुष्ट करने के लिए प्लेटलेट मंगवाने लगे। चिकित्सक समाज, एक IMA अध्यक्ष के नाते मैं चिकित्सक समुदाय से भी अपील करता हूं कि वो ज़रूरतमंद को ही प्लेटलेट्स के लिए कहें और जनता को समझाएं, कन्विंस करें। और ऐसा हमेशा होता रहा है कि अगर आप उनको ढंग से समझाते हैं तो लोग समझते हैं। हाँ, लोगों को थोड़ा डर लगता है तो उनको ऐसे और कर सकते हैं कि देखो आप परेशान नहीं हो, जैसी ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी आप तैयार हैं तो हम मंगवा लेंगे। बहरहाल जिस तरह से यह रहस्यमय बुखार लोगों को, खासकर बच्चों को, अपनी जद में ले रहा है, उससे लोगों में एक डर का माहौल जरूर नजर आ रहा है। सरकारी अस्पताल से लेकर प्राइवेट अस्पताल में इस समय मरीजों, खासकर बच्चों की भारी संख्या देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है यह बुखार किस तरह से अपना विकराल रूप धारण कर चुका है। सोमवार को स्मार्ट सिटी कक्ष में नगर निगम कार्यकारिणी की 16वें अधिवेशन की बैठक हुई। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में यह प्रस्ताव लाया गया कि घटिया आजम खां मार्ग को अब स्वर्गीय अशोक सिंघल मार्ग के नाम से जाना जाए। बैठक में सर्वसम्मति से सभी ने इस प्रस्ताव को पास किया। इसी दौरान घटिया आजम खां चौराहे के साथ साथ कई और जगहों के भी नाम बदले गए। आगरा महापौर नवीन जैन ने जानकारी दी। समाज सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले हिंदू हृदय सम्राट एवं राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के संघर्ष आंदोलन की अगुवाई करने वाले स्वर्गीय अशोक सिंघल के नाम से जाना जाएगा घटिया आजम खां।
सोमवार को स्मार्ट सिटी कक्ष में हुए नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में यह प्रस्ताव लाया गया। सर्वसम्मति से सभी ने इस प्रस्ताव को पास किया, जिसमें घटिया आजम खां मार्ग को अब अशोक सिंघल मार्ग के नाम से जाना जाएगा। सोमवार को स्मार्ट सिटी कक्ष में नगर निगम कार्यकारिणी की 16वें अधिवेशन की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता महापौर नवीन जैन ने की। इस बैठक में कार्यकारिणी के उपसभापति एवं पार्षद जगदीश पचौरी ने प्रस्ताव लगाया कि 27 सितंबर को सिटी स्टेशन रोड आगरा पर जन्मे अशोक सिंघल ने किशोरावस्था में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने के साथ साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी। 1950 में BHU इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। इंजीनियर बनने के बजाय अशोक सिंघल ने समाज सेवा का मार्ग चुना और आगे चलकर RSS के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। 1981 में वह विश्व हिंदू परिषद में भी शामिल हुए। देश में हिंदुत्व की भावना को मजबूत बनाने के लिए 1984 में धर्म संसद के आयोजन में अशोक सिंघल ने मुख्य भूमिका निभाई थी और इसी धर्म संसद में साधु संतों की बैठक के बाद श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की नींव पड़ी थी। असल में अशोक सिंघल के प्रयास के चलते ही राम मंदिर आंदोलन का विस्तार पूरे देश में हुआ था। उन्होंने कहा था, यह मात्र एक मंदिर का नहीं, हिंदू राष्ट्र का शिलान्यास है। अशोक सिंघल ने राम मंदिर आंदोलन को हिंदुओं के सम्मान से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई और देश भर में आंदोलन के लिए लोगों को एकजुट किया। त्याग एवं बलिदान के प्रणेता रहे स्वर्गीय अशोक सिंघल की याद में उनके जन्म स्थान के पास घटिया आजम खां के नाम को बदलकर अशोक सिंघल मार्ग रखा जाए। यह प्रस्ताव जैसे ही कार्यकारिणी में रखा गया, वैसे ही सभी लोगों ने इस पर सहमति जताई और प्रस्ताव को पास कर दिया। कार्यकारिणी के उपसभापति जगदीश पचौरी द्वारा अन्य प्रस्ताव जो रखे गए, उसमें शमशाबाद रोड पर कहरई मोड़ चौराहे का नाम शहीद कौशल कुमार रावत रखने का प्रस्ताव रखा गया। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया। इसके अलावा उपसभापति ने बकाया गृह पर सरचार्ज ब्याज को मुक्त किए जाने से संबंधित सदन के 22वें अधिवेशन में प्रस्तुत किए गए एकमुश्त समाधान योजना यानी OTS का प्रस्ताव नगर निगम द्वारा तैयार कर शासन की अनुमति हेतु अनुमोदन करने की संस्तुति की गई, जिससे लखनऊ नगर निगम की तरह आगरा शहर की जनता को भी एकमुश्त समाधान योजना का लाभ मिल सके। इस प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से पास किया गया। हिंदू हृदय सम्राट राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक स्वर्गीय अशोक सिंघल जी का जन्म आगरा में घटिया आजम खां सिटी स्टेशन रोड पर हुआ था। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ। 27 सितंबर को उनका जन्म जयंती है। इस जन्म जयंती के अवसर पर नगर निगम कार्यकारिणी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें घटिया आजम खां नाम मार्ग को बदलकर अशोक सिंघल मार्ग से यह नाम जाना जाए, ऐसा निर्णय कार्यकारिणी समिति ने लिया है और नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नगर निगम के अभिलेखों में घटिया आजम खां मार्ग को हटाकर अशोक सिंघल मार्ग दर्ज हो, ऐसा निर्णय कार्यकारिणी समिति ने किया है। यह बताते हुए मुझे हर्ष की अनुभूति भी हो रही है कि ये मांग बहुत लंबे समय से आगरा के शहर के लोगों का, हिंदू समाज का ये मांग चली आ रही थी। उस मांग को आज हमने पूरा किया है। पार्षद मोहन शर्मा ने शास्त्रीपुरम चौराहे का नाम भगवान चित्रगुप्त के नाम से रखे जाने का प्रस्ताव रखा। किदवई पार्क से पुराने पोस्ट ऑफिस राजा मंडी मार्ग का नाम 1857 की लड़ाई के नायक व स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे के सम्मान में इस मार्ग का नाम तात्या टोपे मार्ग रखे जाने का प्रस्ताव रखा। सर्वसम्मति से इन दोनों प्रस्तावों को पास किया गया। पार्षद संजय राय ने दीवानी चौराहे के समक्ष कांजी हाउस का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मवेशी गृह रखने का प्रस्ताव दिया। इसे भी सर्वसम्मति से पास किया गया। पार्षद धर्मवीर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क जगदीशपुरा के गढ़ी भदौरिया रोड के तिराहे पर एक भव्य बौद्ध स्तूप बनाने का प्रस्ताव रखा। दूसरा, जीवनी मंडी से बेड़नगंज पंजाब नेशनल बैंक को जाने वाले मार्ग का नाम समाज सेवी एवं जाटव महापंचायत के सरपंच रहे स्वर्गीय श्री देवी प्रसाद आजाद के नाम से रखे जाने एवं उनके नाम से एक विशाल गेट बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया। दोनों प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए। पार्षद अमित ग्वाला और मोहन शर्मा ने संयुक्त रूप से सुल्तानगंज चौराहे का नाम स्वर्गीय श्री सत्य प्रकाश विकल्प चौक के नाम रखे जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे पास किया गया। पार्षद नेहा गुप्ता ने मोतीलाल नेहरू रोड नसिया जी में स्थापित भगवान नेमीनाथ जी के मंदिर के पीछे रिक्त पड़ी भूमि पर आगरा दिगंबर जैन परिषद को
पंक्षी चिकित्सालय खोले जाने की अनुमति प्रदान किए जाने से संबंधित प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से सहमति दी गई। पार्षद करमवीर सिंह ने मधुनगर चौराहे का नाम महाराजा सूरजभाई चौक रखे जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया। उत्तर प्रदेश में शहर और चौराहों के नाम बदल की राजनीति लगातार जारी है। अब आगरा में एक साथ 16 चौराहे और काजी का नाम बदला गया है। नगर निगम की कार्यकारिणी में यह प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव में सबसे प्रमुख एक चौराहा है जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। यह चौराहा है घटिया आजम खां। इस चौराहे का नाम बदलकर हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले अशोक सिंघल जी के नाम पर इस चौराहे को रखा जा रहा है। इसे लेकर लोगों की अलग अलग राय सामने आ रही है, लेकिन जिस तरह से चौराहे और शहर के नाम बदलने की राजनीति चुनाव से पहले की जा रही है, उसे लेकर भी तरह की चर्चा इस समय जोर पर है। कैमरा पर्सन मोहन के साथ विकास यादव, न्यूज इंडिया। थाना डौकी के गांव नीवरी में तालाब में डूबने के कारण एक युवक की जान चली गई। थाना डौकी पुलिस मौके पर पहुंची। दलदल व कीचड़ युक्त तालाब से 2 घंटे बाद गोताखोरों ने साहब सिंह गिरी की मृत लाश को तालाब से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए आगरा भेज दिया। थाना डौकी के गांव नीवरी में शाम को लगभग 6 बजे तालाब में डूबने के कारण एक युवक की जान चली गई। तालाब का पानी आसपास के सभी घरों की चौखट तक लगा हुआ है। लोगों का आना जाना व निकलना बड़ा मुश्किल होता है। शाम को घर के बाहर कृष्णा उम्र 14 साल तालाब के किनारे पैर फिसलने से कृष्णा तालाब में डूबने लगा, तो कृष्णा ने अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चीख पुकार मचाने लगा। तभी पिता तालाब में डूबते कृष्णा की आवाज सुनकर जान बचाने तालाब में कूद पड़ा और पिता साहब सिंह ने अपने बेटे की तालाब में डूबने से जान तो बचा ली, पर स्वयं बेटे को बचाने में डूब गया। वहीं डूबने से साहब सिंह की जान चली गई। आसपास के लोगों को पता चलने पर साहब सिंह की भी जान बचाने में सब लोग जुट गए, लेकिन तालाब अधिक गहरा, दलदल, कीचड़ व गंदगी से भरा होने के कारण पहले तालाब का पानी लोगों ने बाहर निकाला। तालाब में साहब सिंह को खोजने में सब जुट गए। वहीं लोगों ने पुलिस को फोन कर बुलाया और थाना डौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई। तब गोताखोरों को बुलाया गया। दलदल व कीचड़ युक्त तालाब से 2 घंटे बाद गोताखोरों ने साहब सिंह की मृत लाश को तालाब से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मेरा नाम चेतन स्वरूप फतेहाबाद आगरा से हूँ और आज नीवरी गांव में बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, घटना हुई है। क्या हुआ है? आज एक बच्चा अपने आंगन में खेल रहा था अपने घर के बाहर, और वो खेलते खेलते तालाब में गिर गया। वो तालाब का पानी इतना भरा हुआ तालाब है कि चौखट तक आ गया है पानी बहुत। तालाब में जैसे ही बच्चे को वो निकालने की कोशिश कर रहे थे, चीख पुकार सुनी उन्होंने और उन्हें कोशिश करी उन्हें निकालने की, तो बच्चे को तो उन्होंने निकाल दिया, उनका खुद का पैर उसमें चला गया तालाब में और उनकी मौत हो गई। काफ़ी लोगों ने गांव वालों ने निकालने की कोशिश करी, वो उनका पता नहीं चला। गड्ढा काफ़ी गहरा है जिससे वो पता नहीं चला कहाँ पे अंदर बॉडी है। दूसरी कितने घंटे बाद डेड बॉडी तालाब से निकाली है? तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बीच में बॉडी को बाहर निकाला गया है गोताखोर के माध्यम से। अब क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि पूरे तालाब का जीर्णोद्धार होने, जैसे कि आए दिन घटना होती रहती है। पहले भी बच्चे गिर गए हैं, उसमें भैंसें गिर गई हैं, तो अब आगे से इस तरह की कोई घटना ना हो, जिससे वो पूरे तालाब की एक तरीके से साफ सफाई और उसकी घेराबंदी होनी चाहिए तालाब की। और आगे और परिवार को एक आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। हम सरकार से यही सिफारिश करते हैं, मांग करते हैं कि पूरे परिवार बहुत गरीब है और उसको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। आखिरकार देखने की बात होगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास कार्य को पलीता लगाने वाले अधिकारी कब तक सुनवाई करवाते हैं। इस तरह से आसपास के ग्रामीणों का तालाब में डूबने का खतरा, संक्रमित बीमारियों का खतरा, सांप बिच्छू काटने का खतरा, घरों की दीवार ढहने का खतरा, इस तरह से आसपास के लोग काफी भयभीत व डरे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना था कि जनता द्वारा कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।
नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। ताजनगरी में रहस्यमय बुखार का कहर, सरकारी अस्पतालों से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में लोगों की लगी भीड़। रहस्यमय बुखार की जद में आए सबसे ज्यादा मासूम बच्चे। सांसद के साथ बदसलूकी मारपीट किए जाने को लेकर कांग्रेसियों में खासा उबाल। मंगलवार को जिला मुख्यालय पर दर्जनों कांग्रेसियों ने योगी मुर्दाबाद के लगाए नारे। कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं ने